जमीन थरथरा रही थी, हर कदम के साथ धरती कांप रही थी, दीवारें हिल रही थीं और उस विशाल परछाई की गूंज पूरे महल में फैल चुकी थी। एक तरफ था एक 10 फुट का दैत्य जिसकी एक चीख से बर्तन टूट जाते थे, जिसकी एक सांस से हवा का रुख बदल जाता था, और दूसरी तरफ था एक मासूम दुबला पतला लड़का जो चूल्हे के पीछे दुबका सांस रोके बैठा था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं इसकी आवाज ही उसे पकड़वा ना दे। गिलगौर हवा सूंघते हुए गरजा, मुझे इंसान की बू आ रही है। उस पल जैक को समझ आ गया कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो ये उसकी आखिरी सांस होगी। लेकिन जो उसे नहीं पता था वो ये कि आने वाले कुछ ही पलों में वो इस दैत्य से सीधी टक्कर लेने वाला था। ऐसी टक्कर जिससे उसकी पूरी किस्मत या तो बन जाती या हमेशा के लिए मिट जाती। चलिए जानते हैं जैक की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर उस आखिरी लड़ाई तक जिसने एक गरीब घर की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। कहानी शुरू होती है क्लॉइस्टर नाम के एक राज्य में, जहाँ एक छोटा सा लड़का जैक अपने पिता से सोने से पहले एक पुरानी लोक कथा सुन रहा होता है। राजा एरिक की कहानी, जिसने कभी आसमान से आए दैत्यों की एक पूरी फौज को हरा दिया था। उसी वक्त राज्य के दूसरे छोर पर एक छोटी सी राजकुमारी इसाबेल भी अपनी माँ रानी से बिल्कुल यही कहानी सुन रही होती है। दोनों बच्चे अलग अलग जगहों पर बड़े हो रहे होते हैं, लेकिन दोनों के मन में एक ही अफसाना गहरे तक बैठ चुका होता है। ये कहानी बताती है कि बहुत समय पहले कुछ भिक्षुओं ने जादुई बीन्स बनाए थे, जिनसे एक विशाल बेल उगकर आसमान तक चला गया था। उस बेल के ऊपर एक अनजान दुनिया थी, गैंटुआ, जहाँ दैत्यों की एक पूरी नस्ल रहती थी। जब वो दैत्य नीचे धरती पर हमला करने आए तो उन्होंने भिक्षुओं को मार डाला और तबाही मचानी शुरू कर दी। लेकिन राजा एरिक ने एक तरकीब निकाली। उसने एक मरे हुए दैत्य के दिल को पिघलाकर एक जादुई ताज बनवाया, जिसे पहनने वाला किसी भी दैत्य को अपनी मर्जी से काबू कर सकता था। इसी ताज की मदद से राजा एरिक ने सारे दैत्यों को वापस उनकी दुनिया में भेज दिया और बेल को काटकर हमेशा के लिए दोनों दुनियाओं का रास्ता बंद कर दिया। समय बीता है। राजा एरिक की मौत के बाद उसे उसी जादुई ताज और बची हुई बीन्स के साथ दफनाया जाता है और धीरे धीरे ये कहानी सिर्फ एक लोक कथा बनकर रह जाती है, जिस पर अब कोई यकीन नहीं करता। लेकिन जैक, जो अब बड़ा हो चुका होता है, आज भी इस कहानी को उतनी ही दिलचस्पी से याद रखता है जितनी बचपन में रखता था। 10 साल बाद जैक एक गरीब किसान लड़का बन चुका होता है, जो अपने चाचा के खेत पर काम करते हुए गुजारा करता है। एक दिन चाचा उसे शहर के बाजार भेजते हैं ताकि वो उनका इकलौता घोड़ा बेचकर घर की टूटी हुई छत के लिए भूसा और सामान खरीद सके। जैक अनमने मन से घोड़े की रस्सी थामे बाजार की भीड़ में पहुंचता है, जहां चारों तरफ शोर शराबा, दुकानदारों की आवाजें और मेले जैसा माहौल होता है। बाजार में घूमते हुए जैक की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जो कुछ बदमाश किस्म के लड़कों से परेशान हो रही होती है। जैक बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और उन गुंडों को वहां से भगा देता है। जैसे ही मामला शांत होता है, जैक उस लड़की से बातचीत करने लगता है, बिना ये जाने कि वो असल में कौन है। उन दोनों के बीच एक हल्की फुल्की दिलचस्प बातचीत होती है और जैक को इस अनजान लड़की में कुछ खास महसूस होने लगता है। लेकिन तभी अचानक शाही गार्ड्स की एक टुकड़ी वहां पहुंचती है, हथियारों से लैस घोड़सवार, जो सीधा उस लड़की की तरफ बढ़ते हैं। जैक हैरान होकर देखता है कि ये सारे गार्ड्स उस लड़की के सामने झुक जाते हैं और उसे राजकुमारी कहकर संबोधित करते हैं। जैक को एहसास होता है कि जिस लड़की से वो अभी अभी हंसी मजाक में बातें कर रहा था, वो असल में खुद प्रिंसेस इसाबेल है, पूरे क्लॉइस्टर राज्य की राजकुमारी। ये जानकर जैक बुरी तरह शर्मिंदा हो जाता है और गार्ड्स के मुखिया एल्मो, जो एक अनुभवी और सख्त योद्धा दिखता है, उसे कुछ देर घूरता है, मानो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। इसाबेल भी गार्ड्स के साथ जाने से पहले जैक की तरफ एक आखिरी नजर डालती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और बेचैनी दिखती है, जैसे वो इस शाही जिंदगी से बंधे रहने से थक चुकी हो। गार्ड्स इसाबेल को लेकर महल की तरफ वापस चले जाते हैं और जैक वहीं खड़ा, हैरान और उलझा हुआ, इस अजीब मुलाकात के बारे में सोचता रह जाता है। उसे नहीं पता था कि ये एक छोटी सी मुलाकात बहुत जल्द उसकी पूरी जिंदगी को एक अनोखे खतरनाक सफर में धकेलने वाली थी। अभी उसे अपने चाचा के लिए घोड़ा बेचने का काम भी पूरा करना बाकी होता है और वो एक बार फिर बाजार की भीड़ में घोड़े को लेकर आगे बढ़ जाता है, बिना ये जाने कि आगे उसका सामना किससे होने वाला है। उधर महल के दूसरे हिस्से में राज्य के एक बड़े और चालाक सलाहकार लॉर्ड रॉड्रिक अपने कमरे में लौटते हैं और पाते हैं कि कोई उनके निजी कमरे में सेंध लगा चुका है। उनकी तिजोरी टूटी हुई होती है और जो चीज चोरी हुई है वो कोई मामूली सामान नहीं, बल्कि वही बहुचर्चित जादुई बीन्स होती हैं जो सदियों से राजा एरिक की कब्र के साथ दफन मानी जाती थी। रॉड्रिक गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और अपने आदमियों को चोर को पकड़ने का हुक्म देते हैं, क्योंकि असल में रॉड्रिक खुद बहुत समय से गुप्त रूप से उन बीन्स को हासिल करने की कोशिश में लगे होते हैं। उनके मन में एक बड़ी खतरनाक योजना पहले से ही पल रही होती है। चोर कोई और नहीं बल्कि एक भगोड़ा भिक्षु होता है, जो
रॉड्रिक के कमरे से बीन्स चुराकर भागते हुए सीधा बाजार की तरफ आता है। भागते भागते वो जैक से टकरा जाता है, जो अब भी अपना घोड़ा लिए बाजार में इधर उधर घूम रहा होता है। हाँफता हुआ भिक्षु जैक को रोकता है और जल्दी जल्दी उसे एक अजीब सा सौदा पेश करता है। वो कहता है कि अगर जैक अपना घोड़ा उसे दे दे तो बदले में वो जैक को कुछ ऐसी बीन्स देगा जो असल में बहुत कीमती हैं, और वो जैक को भरोसा दिलाता है कि अगर वो इन बीन्स को दूसरे भिक्षुओं तक पहुंचा दे तो उसे उसकी कीमत के तौर पर अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। जैक हैरान होकर मना करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये घोड़ा उसके चाचा का इकलौता सहारा है, लेकिन भिक्षु उसे मौका ही नहीं देता। वो तेजी से घोड़े की रस्सी अपने हाथ में लेता है और जैक के हाथ में मुट्ठी भर बीन्स पकड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। जाते जाते वो एक आखिरी चेतावनी देता है, इन्हें कभी पानी से मत भीगने देना। जैक हक्का बक्का खड़ा रह जाता है, समझ नहीं पाता कि अभी अभी क्या हो गया, और तभी उसे दूर से रॉड्रिक के आदमी भी उसी भिक्षु का पीछा करते हुए भागते दिखाई देते हैं। अब जैक के पास ना घोड़ा बचा होता है ना पैसे, सिर्फ मुट्ठी भर अजीब से बीन्स। भारी मन से ये सोचकर कि अपने चाचा को क्या जवाब देगा, वो उदास कदमों से घर की तरफ लौटता है। घर पहुंचकर जब वो चाचा को पूरी बात बताता है तो चाचा यकीन ही नहीं कर पाते कि जैक ने उनका इकलौता घोड़ा मुट्ठी भर बीन्स के लिए गंवा दिया। गुस्से में चाचा जैक के हाथ से वो बीन्स झटक कर फर्श पर फेंक देते हैं और डांटते हुए कहते हैं कि अब उनके पास घर चलाने का कोई जरिया नहीं बचा। जैक शर्मिंदा होकर चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उन बिखरे हुए बीन्स में से एक बीन लुढ़कर फर्श की एक दरार में जा गिरता है, जो सबकी नजरों से बचा रह जाता है। उसी रात बाहर तेज आंधी तूफान शुरू हो जाता है, बिजली कड़कने लगती है और मूसलाधार बारिश होने लगती है। जैक अपने कमरे में उदास बैठा होता है जब अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर वो हैरान रह जाता है। सामने भीगी हुई ठंड से कांपती हुई प्रिंसेस इसाबेल खड़ी होती है। पता चलता है कि इसाबेल महल से भाग निकली है, क्योंकि उसकी शादी जबरदस्ती लॉर्ड रॉड्रिक से करवाई जा रही थी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें उसे प्यार नहीं बल्कि सिर्फ रॉड्रिक की राजगद्दी पाने की महत्वाकांक्षा नजर आती थी। इसाबेल हमेशा से महल की चार दीवारी से बाहर निकलकर असली दुनिया देखना चाहती थी, और आज इसी चाहत में वो भागकर जैक के दरवाजे तक आ पहुंची होती है, बस थोड़ी देर की पनाह मांगने। जैक उसे फौरन अंदर बुला लेता है, उसे गर्म कपड़े और थोड़ी राहत देने की कोशिश करता है। दोनों के बीच एक अजीब सी नजदीकी महसूस होने लगती है, जैसे बाजार वाली मुलाकात कहीं अधूरी रह गई थी। लेकिन उन दोनों को अभी अंदाजा नहीं होता कि बाहर बारिश की एक एक बूंद फर्श की उस दरार में जा रही होती है, जहां वो भूला हुआ जादुई बीन छिपा पड़ा है, और उस बीन के अंदर अब कुछ हलचल शुरू हो चुकी होती है, कुछ ऐसा जो बहुत जल्द उनकी पूरी दुनिया को उलट पलट देने वाला था। रात गहराती जाती है और बारिश की बूंदें लगातार उस फर्श की दरार में रिसती रहती हैं, जहां वो भूला हुआ जादुई बीन छिपा पड़ा है। जैक और इसाबेल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता। वो दोनों अंदर बैठे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक घर के नीचे से एक अजीब सी आवाज आनी शुरू होती है। फर्श में हल्की सी दरार फैलने लगती है और लकड़ी चरचराने लगती है। इससे पहले कि दोनों समझ पाते कि क्या हो रहा है, जमीन जोर से हिलने लगती है और फर्श फटकर एक विशाल हरी बेल तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, पूरे घर को अपने साथ लपेटते हुए। देखते ही देखते वो बेल इतनी तेज रफ्तार से बढ़ती है कि पूरा घर, जिसमें इसाबेल अंदर फंसी होती है, जमीन से उखड़कर हवा में ऊपर उठने लगता है। जैक बाहर था, इसलिए वो घर के अंदर फंसने से बाल बाल बच जाता है, लेकिन वो हैरान और दहशत में अपनी आंखों के सामने देखता है कि उसका पूरा घर इसाबेल समेत बादलों की तरफ तेजी से ऊपर जा रहा है। वो चीखते हुए बेल की तरफ दौड़ता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बेल इतनी तेजी से बढ़ रही होती है कि उसका हाथ बार बार फिसल जाता है। आखिरकार बहुत ऊंचाई तक पहुंचने से पहले जैक का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है, बुरी तरह चोटिल होकर, जबकि ऊपर इसाबेल घर समेत बादलों में कहीं गायब हो चुकी होती है। अगली सुबह पूरे क्लॉइस्टर राज्य में हड़कंप मच जाता है। रात भर में उगा वो विशाल बेल अब आसमान को छूता हुआ खड़ा है, और राजा को जब पता चलता है कि उसकी इकलौती बेटी इसाबेल उसी बेल के साथ ऊपर बादलों में कहीं गायब हो चुकी है, तो वो बुरी तरह घबरा जाता है। राजा तुरंत हुक्म देता है कि उसके सबसे भरोसेमंद और अनुभवी गार्ड एल्मो के नेतृत्व में एक टुकड़ी बनाई जाए, जो इस बेल पर चढ़कर राजकुमारी को वापस ढूंढ कर लाए। एल्मो अपने साथ अपने भरोसेमंद सहयोगी क्रॉ को भी लेता है और मिशन के लिए तैयार होने लगता है। जैक, जो अब भी रात की घटना से सदमे में है, राजा के सामने पेश होता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, और वो भी इस मिशन में शामिल होना चाहता है ताकि इसाबेल को वापस लाने में मदद कर सके। इसी बीच लॉर्ड रॉड्रिक भी अपने वफादार सहयोगी विके के साथ इस मिशन में शामिल होने के लिए आगे आता है, लेकिन रॉड्रिक की असली मंशा राजकुमारी को बचाना नहीं, बल्कि उन बचे हुए जादुई बीन्स और कहीं न कहीं उस पुराने जादुई ताज तक पहुंचना है, जिसके बारे में वो बरसों से खोजबीन कर रहा था।
राजा इस पूरी टीम को इजाजत दे देता है और सब मिलकर उस विशाल बेल के पास इकट्ठा होते हैं। पूरी टुकड़ी रस्सियों और हुक्स के सहारे उस विशाल ऊंचे बेल पर चढ़ना शुरू करती है। शुरुआत में सब लोग एक दूसरे से रस्सियों के जरिए बंधे होते हैं ताकि कोई फिसले तो सुरक्षित रहे। जैक अपने डर के बावजूद पूरी हिम्मत के साथ चढ़ता रहता है, बार बार नीचे झांकने से बचते हुए, क्योंकि उसे ऊंचाई से हमेशा से डर लगता रहा है। एल्मो उसे बीच बीच में हौसला देता रहता है, जबकि रॉड्रिक और विके पीछे रहकर आपस में कुछ फुसफुसाते रहते हैं, जैसे उनके मन में कुछ और ही चल रहा हो। काफी ऊंचाई तक चढ़ने के बाद कुछ सैनिक थकान और डर से लड़खड़ाने लगते हैं। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के रॉड्रिक और विके चुपके से एक सुरक्षा रस्सी को काट देते हैं, जानबूझकर, ताकि कुछ सैनिक नीचे गिरकर मारे जाएं और टीम छोटी हो जाए, जिससे उनकी असली योजना में कम गवाह और कम रुकावट बचे। कई बहादुर सैनिक चीखते हुए नीचे गहरी खाई में गिर जाते हैं और बाकी बचे हुए लोग सदमे में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर की गई साजिश थी। डरे सहमे लेकिन अभी भी अपने मिशन पर अडिग बाकी बचे लोग आखिरकार चढ़ाई जारी रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही वो बादलों के पार पहुंच जाएंगे। बहुत देर की थकाऊ और खतरनाक चढ़ाई के बाद आखिरकार बची हुई टुकड़ी बादलों के पार पहुंच जाती है और उनकी आंखों के सामने एक बिल्कुल अनोखी डरावनी दुनिया खुलती है। गैंटुआ, वही दैत्यों की दुनिया जिसके बारे में सिर्फ लोक कथाओं में सुना जाता था। यहाँ की जमीन बंजर, कोहरे से ढकी और भारी सन्नाटे में डूबी होती है। हर तरफ विशाल हड्डियों के ढांचे, टूटी हुई इमारतें और दैत्यों के पुराने खंडहर बिखरे नजर आते हैं। पूरी टीम समझ जाती है कि ये जगह जितनी रहस्यमयी है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। यहाँ पहुंचकर एल्मो फैसला करता है कि टीम को 2 हिस्सों में बांटकर तलाश करनी चाहिए ताकि इसाबेल को जल्दी ढूंढा जा सके और इलाका भी ज्यादा कवर हो सके। एक टुकड़ी में जैक, एल्मो और क्रॉ शामिल होते हैं, जबकि दूसरी टुकड़ी की कयादत रॉड्रिक करता है, जिसके साथ विके भी होता है। लेकिन टुकड़ियां बंटने से ठीक पहले रॉड्रिक चालाकी से जैक से बाकी बचे हुए जादुई बीन्स जबरदस्ती छीन लेता है, ये कहते हुए कि उसके पास इन्हें संभाल कर रखने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैक को मजबूरन बीन्स देने पड़ते हैं, लेकिन बड़ी होशियारी से वो एक आखिरी बीन अपनी जेब में छिपाकर बचा लेता है, बिना रॉड्रिक को इसकी भनक लगने दिए। ये छोटा सा फैसला आगे चलकर बहुत बड़ा महत्व रखने वाला था। दोनों टुकड़ियां अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। जैक, एल्मो और क्रॉ सावधानी से कोहरे में घिरे रास्तों से गुजरते हैं, हर आहट पर चौकन्ने होकर रुकते हैं। लेकिन अचानक एक विशाल दैत्य उन पर हमला कर देता है और थी में जकड़ लेता है। जैक किसी तरह उस दैत्य की पकड़ से फिसलकर बच निकलता है, लेकिन एल्मो और क्रॉ को दैत्य बंदी बनाकर अपने साथ खींचते हुए ले जाता है ताकि उन्हें अपने राजा के सामने पेश किया जा सके। जैक अकेला, डरा हुआ लेकिन दृढ़ निश्चयी, अपने साथियों को बचाने के इरादे से चुपचाप उस दैत्य का पीछा करने लगता है। उधर दूसरी तरफ रॉड्रिक और विके की टुकड़ी को भी 2 अलग अलग दैत्य घेर लेते हैं। इस अफरा तफरी में एक दैत्य विके को उठाकर बुरी तरह निगल जाता है, जिससे रॉड्रिक बुरी तरह दहशत में आ जाता है और पीछे हटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दूसरा दैत्य उसे भी घेर लेता है। कोई बचने का रास्ता नहीं छोड़ता। ठीक उसी पल जब दैत्य रॉड्रिक को भी अपना निवाला बनाने ही वाला होता है, रॉड्रिक हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से वो प्राचीन जादुई ताज निकालता है जिसे उसने राजा एरिक की कब्र से चुराया था, और बिना देर किए कांपते हाथों से उसे अपने सिर पर पहन लेता है। जैसे ही ताज उसके सिर पर आता है, अचानक उन दैत्यों का पूरा बर्ताव बदल जाता है। वो अचानक रॉड्रिक के सामने झुकने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें मजबूर कर रही हो। उनकी आंखों में पहले जैसा गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी विनम्रता आ जाती है। रॉड्रिक हैरानी और खुशी से मुस्कुराता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब उसके हाथ में वो ताकत आ चुकी है जिसकी तलाश में वो बरसों से लगा हुआ था, और अब उसकी असली योजना को अंजाम देने का वक्त आ चुका है। इसी बीच जैक चुपचाप उस दैत्य का पीछा करते हुए एक विशाल किले जैसी इमारत तक पहुंच जाता है। ये गैंटुआ के दैत्यों का मुख्य गढ़ होता है, जिसकी दीवारें पुरानी हड्डियों और चट्टानों से बनी दिखती हैं। यहाँ का शासक होता है फैलन, एक भयानक 2 सिर वाला दैत्य जो बाकी सभी दैत्यों से कहीं ज्यादा ताकतवर और क्रूर माना जाता है, और जिसकी एक झलक देखकर ही जैक की रूह कांप जाती है। जैक छिपकर दीवार की एक दरार से अंदर झांकता है तो उसे पता चलता है कि फैलन ने पहले ही क्रॉ को बुरी तरह मार डाला है, जबकि एल्मो को रस्सियों से बांधकर कैद किया गया है, बुरी तरह जख्मी हालत में। जैक का दिल दहशत और गम से भर जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो जानता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसे किसी भी हाल में अपने बाकी बचे साथियों को इस भयानक जगह से बचाकर निकालना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। जैक हिम्मत जुटाकर उस कगिले के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढता है, दीवारों की परछाइयों में छिपते हुए, हर आहट पर सतर्क रहते हुए। अंदर पहुंचकर वो देखता है कि इसाबेल और एल्मो दोनों को मोटी रस्सियों से बांधकर एक बड़े खंभे से बंदी बनाया गया है, और फैलन के दैत्य उन्हें अपना अगला भोजन बनाने की तैयारी में लगे हैं, बर्तन और आग जलाते हुए। जैक छिपकर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, दिल जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन तभी अचानक
दरवाजा भड़ाक से खुलता है और अंदर लॉर्ड रॉडरिक दाखिल होता है। सिर पर वही जादुई ताज पहने, आत्मविश्वास और घमंड से भरा हुआ, उसकी चाल में एक नई ताकत झलकती है। सब दैत्य उसे देखते ही तुरंत झुक जाते हैं, अपनी विशाल गर्दनें नीचे कर लेते हैं और जैक व इसाबेल दोनों हैरानी और दहशत से रॉडरिक को देखते रह जाते हैं, समझ नहीं पाते कि आखिर ये कैसे हुआ। रॉडरिक बड़ी ठंडक और घमंड से दैत्यों को अपना नया हुक्म सुनाता है। वो उन्हें आदेश देता है कि सुबह होते ही वो सब मिलकर क्लॉइस्टर राज्य पर हमला बोल दें और पूरे राज्य को तबाह कर दें, ताकि वो खुद उस ताज की ताकत से पूरी दुनिया पर राज कर सके और उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। इतना ही नहीं, रॉडरिक बड़ी बेरहमी से दैत्यों को इजाजत दे देता है कि वो चाहें तो इसाबेल और एल्मो को भी अपना निवाला बना सकते हैं, क्योंकि अब उसे इनकी कोई जरूरत नहीं बची।